नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने हमारी कहानी जिद्दी बिलियनेयर पहली बार सुनी है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनें और पहले एपिसोड से सुनें। आपको ये कहानी बड़ी ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो पर और एक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके भी बताएं कि कहानी कैसी लगी। चलिए आज के एपिसोड नंबर 13 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। अगले 2 दिन तक मयूरी ने दादी को ट्रेनिंग दी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद राहुल और कविता की भव्य शादी का दिन आ गया। होटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। मयूरी जब वहां पहुंची तो रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। मिस मयूरी, क्या आप अपनी सौतेली बहन को आशीर्वाद देने आई हैं? रिपोर्टर्स ने उससे कहा। तभी धर्मपाल और कृतिका दौड़कर आई। धर्मपाल को डर था कि मयूरी तमाशा न खड़ा कर दे, इसलिए उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी तो आशीर्वाद देने आई ही है ना? मयूरी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरा आशीर्वाद मायने नहीं रखता, लेकिन कविशा की शादी में दादी का ना होना कैसे संभव है? दादी का नाम सुनते ही धर्मपाल और कृतिका के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी कृतिका ने जल्दी से कहा, मयूरी, तुम जानती हो कि दादी के मानसिक हालात ठीक नहीं, वो यहाँ आने लायक नहीं। आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे किसने कहा? लंदन के एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने इलाज के बाद वो ठीक हो गई। देखिए दादी यहाँ पर हैं। मयूरी एक तरफ फटी और चंचल दादी को सहारा लेकर अंदर आ रही थी। दादी ने आज गहरे लाल रंग का कोट पहना था। उनके चाल में वही पुराना रोब और गरिमा थी। धर्मपाल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी माँ, जो हमेशा परिवार की हेड रही थी, आज बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ लग रही थी। माँ! धर्मपाल भावुक होकर दौड़ा। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, क्या आप सच में ठीक हो गई हैं? दादी ने उसे ठंडी नजरों से देखा, जैसे कोई अजनबी हो। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, नाराज बेटा? धर्मपाल स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उस पर विश्वास करना कठिन था। कृतिका की आंखों में घबराहट के साथ साथ एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयूरी आज अपनी दादी को शादी में लेकर आएगी। मयूरी जब दादी को अपने साथ लेकर आई तो कृतिका आश्वस्त थी कि बूढ़ी औरत ठीक नहीं होंगी। एहतियात के तौर पर उसने शादी की तारीख पहले तय कर दी, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से निपटा जाए। लेकिन अब मयूरी ये घातक हमला कर देकर उसे चौंका देगी। क्या दादी सचमुच ठीक हो गई थी? कृतिका ने स्थिति संभालने के लिए चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ी और आगे बढ़ गई। माँ, आप आखिरकार स्वस्थ हो गई। धर्मपाल और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो दादी का हाथ थामने के लिए झुक गई। तब एक थप्पड़ की आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैसला दिया। दादी ने कृतिका का हाथ झटक कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम कौन होती हो मुझे माँ कहने वाली? मेरी इकलौती बहू चंचल है, मुझसे दूर रहो। तुम तो दूसरों के परिवार को बर्बाद करने वाली डायन हो। उसकी बात पूरी होते ही मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। इस थप्पड़ ने कृतिका को होश में ला दिया। वो समझ गई कि मयूरी आज सब कुछ बर्बाद करने आई है। उसने तुरंत विक्टिम बनने का नाटक करके कहा, माँ, 3 साल पहले तो दीदी ने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया था। तब से आपकी मानसिक हालात ठीक नहीं। मैं जानती हूँ आप मुझे गलत समझ रही हैं। आज कविशा की शादी है, रस्में पूरी होने दीजिए। उसके बाद मैं आपके पैरों में गिरकर आपकी माफी मांगूंगी। तभी राहुल की माँ वनिता ने बीच बचाव करने की कोशिश करके कहा, जी आंटी, आज शुभ दिन है, अगर कोई बात है तो घर पर जाकर कर लेंगे। इसके पास उसने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और कहा, इन्हें अंदर लेकर जाइए। इशारा पाते ही 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़े। मयूरी जानती थी कि वे दादी को चुप कराना चाहते हैं। वो ढाल बनकर दादी के सामने खड़ी हो गई और जब बॉडीगार्ड ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मेरी 65 साल की दादी के साथ बदसलूकी? क्या यही तुम्हारे सत्कार हैं? अरे दादी! ये कहकर मयूरी ने चालाकी से दादी की आस्तान खींची, जिसे ऐसा लगा कि उन्हें धक्का दिया गया है। ये देखते ही भीड़ में आक्रोश फैल गया। एक बुजुर्ग मेहमान ने चिल्लाकर कहा, बस करो। एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना लोगों को शोभा नहीं देता। तभी मयूरी ने दादी को इशारा किया। दादी तुरंत उसका इशारा समझ गई। उन्होंने धर्मपाल की तरफ उंगली उठाकर डांट कर कहा, अरे नालायक बेटे, इस औरत के बहकाव में आकर तुमने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। अब गुंडों से कहकर अपनी माँ को चुप कराओगे? यह कहकर दादी ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जिस पर नीले निशान थे। उन्होंने अपनी बाह धर्मपाल को दिखाकर कहा, देखो ये निशान कविशा ने मुझे दिए हैं। उन्होंने मुझे कमरे में घसीटा और चुटकी काटी। तुम्हारी बेटी अपनी दादी पर धौंस जमाती है।
अगर मैं सच बताऊंगी कि 3 साल पहले उस सीढ़ी पर क्या हुआ था। धर्मपाल अपनी माँ के हाथ पर निशान देखकर सन रह गया। उसकी माँ का इतना आक्रामक रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी मयूरी ने मीडिया की तरफ रुख करके वनिता से कहा, वनिता आंटी, आप कह रही हैं कि इंतजार करें। देखिए कविशा ने दादी का क्या हाल किया, क्या उसमें जरा भी इंसानियत नहीं। मयूरी की बात पूरी होते ही रिपोर्टर्स ने सवालों की बौछार कर दी। एक रिपोर्टर ने माइक वनिता के आगे कर पूछा, मिसेज खन्ना, क्या आपको पता है कि आपकी होने वाली बहू अपनी दादी को पीटती है। यह सवाल सुनकर वनिता और कृतिका अवाक रह गई। तभी मयूरी ने अपना अंतिम वार करके कहा, दादी, बता दीजिए सबको कि 3 साल पहले आपको किसने धक्का दिया था। दादी ने कांपती उंगली कृतिका की तरफ उठाकर कहा, 3 साल पहले इसी ने मुझे नशा की दवा दी, इसी ने मुझे चक्कर आने की दवा दी, जिससे मैं सीढ़ियों में गिर गई, और इसी ने उस नौकरानी सुधा से कहकर मेरी बहू चंचल को फंसाया था। उनकी बात सुनकर हॉल में हंगामा मच गया। तभी दादी ने आगे कहा, कृतिका ने मेरे बेटे को बहकाया। जब मुझे पता चला तो अचानक दादी रुक गई। वो ऊपर देखने लगी। उन्होंने मन ही मन में कहा, अगली लाइन क्या थी। अरे मैं बुढ़ापे में सब कुछ भूल जाती हूँ। भीड़ में सिर सुगबुगाहट होने लगी। कृतिका की आंखों में उम्मीद जाग गई। तभी चंचल ने फुर्ती दिखाई। वो दादी के वो आंसू पोंछने के बहाने आगे आई। दादी ने इशारा समझा और सिसक कर मयूरी से कहा, मयूरी, मयूरी तू ही बता दे। मयूरी ने मोर्चा संभाल कर कहा, 3 साल पहले दादी को पापा और कृतिका आंटी के बारे में पता चला था। कृतिका आंटी ने सहानुभूति बटोरने का नाटक किया। उन्होंने नौकरानी सुधा को पैसे का लालच देकर दादी के खाने में नशा की दवा मिलाई। इल्जाम मेरी मां पर लगा दिया। उसकी बात सुनकर कृतिका ने चिल्लाकर कहा, झूठ, ये सब बकवास है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस से कहा, सबूत, जरूर। मयूरी ने अपने बैग से एक पुराना पीला लेटर निकालकर आगे कहा, 3 साल पहले सुधा कैंसर से मर रही थी। मरने से पहले उसने एक कबूलनामा लिखा था। मयूरी की बात सुनकर कृतिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन में कहा, यह असंभव है। उसने झपट्टा मारकर वो पत्र छीना। उसको देखकर कहा, यह सुधा की लिखावट नहीं है, यह सब झूठ है। तभी धर्मपाल की गंभीर आवाज गूंजी, तुम्हें कैसे पता कि यह सुधा की लिखावट नहीं है। उसकी बात पर कृतिका अपनी जगह पर जम गई। उसने हकला कर कहा, मैं। तभी धर्मपाल उसके और करीब आया। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने कृतिका को शक भरी नजरों से देखकर कहा, जब हमने शादी की सुधा जा चुकी थी, फिर तुम उसकी लिखावट कैसे पहचान सकती हो। कृतिका, सच क्या है। तभी मयूरी ने आग में घी डालकर कहा, पापा, इसने 20 साल तक आपसे प्यार का नाटक किया। इसे सिर्फ आपके पैसे और रुतबे से प्यार था। इसने आपके परिवार को बर्बाद किया और आपको कठपुतली की तरह नचाया है। तभी कृतिका ने धर्मपाल को समझाने की कोशिश करके कहा, नहीं धर्मपाल, मैं समझाती हूं। तभी इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, धर्मपाल ने पूरी ताकत से कृतिका को थप्पड़ जड़ दिया। कृतिका जमीन पर गिर पड़ी। धर्मपाल ने चिल्लाकर कहा, तुमने 20 साल तक मुझसे झूठ बोला। तुम कितनी घटिया औरत हो। धर्मपाल की आंखों में घृणा आ गई थी। उसके मर्दानगी और अहंकार जो कृतिका के निस्वार्थ प्रेम पर टिका था, चकनाचूर हो गया था। कृतिका अपमान और शर्म में गड़ी जा रही थी। उसकी 20 साल की तपस्या, उसकी प्लानिंग, सब मयूरी ने एक लेटर में राख कर दिया। तभी कविशा अपने सफेद वेडिंग गाउन में दौड़ती हुई आगे आई। उसने पिता को गुस्से में और मां को जमीन पर देखा। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करके कहा, मां, क्या हुआ। पापा अपनी मां को क्यों मारा। जरूर दीदी ने कुछ किया होगा। यह कहकर वो धर्मपाल को सहारा देने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन धर्मपाल ने उसका हाथ झटक दिया। चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो। अपनी मां से पूछो उसने क्या किया है। तभी एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर कहा, मिस कविशा, मिस कविशा, आपकी मां ने आपकी दादी को जहर दिया। ये सच सामने आ गया है। तभी कविशा ने मयूरी की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुमने मेरी मां को फंसा दिया। आगे से मयूरी ने उसे तिरस्कार से देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कविशा, दादी ने खुद गवाही दी है। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि दादी भी झूठ बोल रही है। तभी भीड़ चोरी और राहुल वहां पर आ गया। सफेद सूट में वो बेहद आकर्षक लग रहा था। मीडिया ने उसे घेर लिया। एक रिपोर्टर ने उसके सामने माइक करके कहा, सीओ राहुल, आपकी होने वाली सास और वाइफ पर गंभीर आरोप है। क्या यह शादी अब भी होगी।
राहुल ने एक नजर मयूरी पर डाली। वो गारू से सिर उठाए खड़ी थी। उसकी आंखों में राहुल के लिए सिर्फ ताना था। राहुल का दिल चुप गया। और तभी कृतिका ने जमीन से उठकर कहा, राहुल, इन बातों का कविशा का कोई लेना देना नहीं। शादी की रस्में पूरी करो। वनिता आंटी ने भी अपने बेटे पर प्रेशर डाला, क्योंकि इस शादी के पीछे उसके बिजनेस एग्रीमेंट थे। राहुल हिचकिचाया। उसे देखते ही कविशा का दिल डूबने लगा। उसने राहुल का हाथ थमाकर कहा, राहुल, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। वो जाने के लिए मुड़े, वो जानते हुए कि राहुल उसे रोकेगा। राहुल ने वही किया। उसने तुरंत कविशा को रोक कर कहा, कविशा, रुक जाओ, शादी जरूर होगी। तभी मयूरी ने धीमी तालियां बजाकर कहा, ओह वाह, क्या प्रेम है। लेकिन वनिता आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या आपको डर है कि मैं इस शादी के पीछे का असली सौदा बता दूंगी? राहुल ने ठंडी आवाज में पूछा। मयूरी, क्या मतलब है तुम्हारा? मयूरी ने तुरंत उसको सच्चाई बताकर कहा, मतलब तो साफ है। कृतिका ने मेरी माँ को धोखा देकर खन्ना एंटरटेनमेंट के शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जो वो तुम्हें दहेज में दे रही है। राहुल, तुम कविशा से नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट से शादी कर रहे हो। अपने करियर के लिए तुमने एक औरत का इस्तेमाल किया। राहुल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये शब्द राहुल के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। उसकी आंखें लाल हो गई। अपनी माँ से उसने पूछा, माँ, ये क्या सच है? आगे से वनिता ने चुप्पी से सब बयां कर दिया। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। उनमें से किसी ने कहा, ओह, तो ये एक सौदा है। राहुल का स्वाभिमान, उसका अहंकार उसे बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं दे रहा था। दुनिया उसे लालची समझे, और सबसे बढ़कर मयूरी की नफरत भरी नजरों ने उसे तोड़ दिया था। उसने अपने कोट से दूल्हे का फूल नोच कर फेंक कर कहा, शादी कैंसिल। अगर आपको कविशा इतनी ही पसंद है मां, तो आप ही उसे शादी कर लीजिए। ये कहकर राहुल तेजी से बाहर निकल गया। राहुल, कविशा चिल्लाकर उसके पीछे भागी। ये शादी का मंडप अब तमाशा बन चुका था। धर्मपाल पहले ही जा चुका था। उसने बाद में मयूरी ने इत्मीनान से अपने बाल संवारे और दादी का हाथ थाम कर कहा, चलो दादी, पाप का घड़ा फूट गया। अब घर चलते हैं। तीनों, मयूरी, चंचल और दादी, विजयी मुस्कान के साथ बाहर निकली। पीछे वनिता आंटी ने गुस्से में कृतिका को धक्का देकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया। शादी कैंसिल समझो। ये कहकर वो भी चली गई। कृतिका अकेली रह गई। उसका परिवार, उसका प्यार, उसका सम्मान, सब कुछ खत्म हो गया था। रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। सवालों के तीर उसे चुभ रहे थे। घबराहट में उसने चिल्लाकर कहा, दूर रहो मुझसे। लेकिन भीड़ ने उसे नहीं बख्शा। किसी ने धक्का दिया, कोई बाल खींच रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ी और रोंदी जाने के लिए विवश हो गई। उधर आलीशान गाड़ी में वापस लौटते हुए चंचल ने राहत के सांस लेकर मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, आज तुम बहुत जोखिम उठा रही थी। अगर दादी सच में भूल जाती तो? मयूरी ने माँ का हाथ थामकर हंसकर कहा, माँ, इसे ही तो कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। मुझे पता था कि अगर दादी भूल भी गई तो आप संभाल लेंगे। आखिरकार जीत के लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है ना। वापसी की यात्रा में गाड़ी के भीतर का माहौल भावनाओं से ओतप्रोत था। चंचल ने अपनी बेटी के कोमल हाथों को देखा। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची, तुमने तो अपने इस खेल में ही अपनी माँ का भी इस्तेमाल कर लिया। मयूरी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर कहा, यह जरूरी था माँ। आप ही तो मेन कैरेक्टर थी। 3 साल से आपके और दादी के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसका बदला लेना जरूरी था। चंचल की आंखों में नमी थी। उसकी बेटी ने ही सिर्फ उसकी खोई हुई रेपुटेशन वापस दिलवा दी, बल्कि परिवार में एक नई उम्मीद भी दे दी। तभी पीछे बैठी दादी ने मयूरी की आस्तीन खींच कर कहा, मयूरी, क्या दादी अच्छी बच्ची की तरह एक्टिंग कर रही थी? मयूरी ने मुस्कुराकर अंगूठा दिखाकर कहा, ओह दादी तो सबसे अच्छी है, जैसा प्रॉमिस किया था। मयूरी आपको ढेर सारे खिलौने दिलाएगी। उसकी बात सुनकर दादी खुश होकर ताली बजाने लगी। अगले सीट पर बैठे सेक्रेटरी चेतन ने रियर व्यू मिरर में मयूरी को देखा। उसकी आंखों में एक कम उम्र की लड़की के लिए गहरा सम्मान था। उसे सम्मान के साथ उसने कहा, मैडम, आज आपने एक बहुत कठिनाई लड़ाई जीती, लेकिन सावधान रहें, कृतिका शांत नहीं बैठेगी। जब तक वो बाहर है, खतरा बना रहेगा। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप निश्चिंत रहे सेक्रेटरी चंदन। मैंने उसे जड़ से खत्म करने की प्लानिंग बना ली। मैं उसे संभलने का मौका नहीं दूंगी। आगे से चेतन ने हंसकर कहा,
जब प्रेसिडेंट सिद्धार्थ अपने बिजनेस टूर से लौटेंगे तो आपकी ये जीत देखकर बहुत गर्व करेंगे। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही मयूरी का शेरनी जैसा तेवर पिघल गया। वो एक शर्मीली 18 साल की लड़की में बदल गई। पिछले 2 दिनों से सिद्धार्थ बिजनेस ट्रिप पर था। मयूरी उसे पागलों की तरह याद कर रही थी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ उसकी उपलब्धियों को देखे। इसी समय उधर मेहरा विला में मातम जैसा सन्नाटा था। कविशा रो रही थी। उसने कृतिका से कहा, माँ, राहुल ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं खन्ना परिवार की बहू कैसे बनूंगी? पूरा शहर हम पर हंस रहा है। आहीन कृतिका का चेहरा लाल और सूजा हुआ था। धर्मपाल का थप्पड़ उसके गाल पर नहीं, उसके अहंकार पर लगा था। उसने कविशा को डपट कर कहा, रोना बंद करो, मेरे पास अभी इक्विटी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। राहुल की माँ को उनकी जरूरत है। और उसने कविशा का हाथ अपने हाथ में लेकर आगे कहा, क्या मेरे दिए काढ़े का असर हुआ? क्या कोई खुशखबरी है? कविशा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसने आंखों में उम्मीद जगाई। उसने धीरे से कहा, शायद हाँ माँ, मेरा पीरियड साइकिल रुका हुआ है। उसकी बात सुनकर कृतिका की आंखों में धूर्तता चमक उठी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, कुलीन परिवारों में वारिस ही सत्ता की चाबी होते हैं। अगर तुम राहुल के बच्चे की मां बनने वाली हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस मयूरी का क्या करें? काश मैंने पहले ही उसे मरवा दिया होता। तभी कृतिका का फोन बजा। स्क्रीन पर मयूरी का नंबर था। गुस्से पे कांप कर उसने फोन उठाया और चिल्लाकर कहा, अब तुम क्या चाहती हो? उधर से मयूरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, कृतिका आंटी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझसे लावा कैफे में मिली। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मयूरी की आवाज में मस्ती थी। यह कहकर मयूरी ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद कृतिका खुद को स्कार्फ और चश्मे में छिपाकर कैफे पहुंची। वो किसी डरे हुए चूहे की तरह लग रही थी। कैफे में मयूरी ने इत्मीनान से कॉफी की चुस्की ली। मयूरी ने उसको ताना मारकर कहा, कृतिका आंटी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रही। एक जमाने की ओपेरा देवी अब सड़क छाप मुजरिम लग रही है। आगे से कृतिका ने चश्मा उतारकर मेज पर पटक कर कहा, बकवास बंद करो मयूरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई? राहुल और कविशा की शादी होकर रहेगी। और धर्मपाल, वो 20 साल से मेरे साथ हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी ने ठहाका लगाकर हंसा। उसने मुश्किल में अपनी हंसी रोक कर कहा, ओह, सपने छोड़ दो। राहुल ने कविशा को नहीं, एक सौदे को चुना था, अब टूट चुका है। और धर्मपाल, मर्दों को देवियां पसंद होती है, बदनामी का दाग नहीं। 45 साल के रईस धर्मपाल के लिए जवान लड़कियों की कमी नहीं। तुम्हारे जैसे मुरझाई और बदनाम औरत को दूध में मक्खी की तरह फेंक कर चुके हैं। आगे से कृतिका ने दांत खींच कर कहा, चुप रहो तुम। कृतिका का सब्र टूटने लगा था। तभी मयूरी ने आखिरी पत्ता फेंका। उसने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी। बॉस, क्या कृतिका भरोसेमंद है? हत्या के इतने मामले? और ये वही रिकॉर्डिंग थी जो उस दिन मयूरी ने सुधा के घर उन गुंडों से करी थी। वही रिकॉर्डिंग सुनकर कृतिका का खून जम गया। ये उस गुंडे की आवाज थी जिसे उसने मयूरी के साथ जबरदस्ती करने के लिए भेजा था। कृतिका ने हैरानी से मयूरी से पूछा, तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? मुझे फोन दो। ये कहकर वो मयूरी पर झपटी। लेकिन आगे से मयूरी ने हंसकर कहा, ये सबूत पुलिस के पास जाएगा कृतिका आंटी, जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। मयूरी की हंसी ने कृतिका को पागल कर दिया। कृतिका का विवेक मर चुका था। वो मेज के पार कूदी और उसने मयूरी का गला पकड़ लिया। उसने मयूरी को धमका कर कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर मैं डूबूंगी तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी। वहीं ये सब देखकर कैफे की वेट्रेस चिल्लाई, अरे मदद करो, मदद करो, कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस शब्द सुनते ही कृतिका को होश आया। उसने मयूरी का गला छोड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मयूरी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। मयूरी की आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। उसे कृतिका को जोर से पकड़कर उसने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इससे पहले कि कृतिका कुछ समझ पाती, मयूरी ने पास पड़ी छुरी उठाई। मयूरी के हाथ में दस्ताने थे। उसने बिजली की रफ्तार से छुरी अपने ही कंधे में घोंप ली और खून का फुवारा फूट गया। कृतिका स्तब्ध रह गई। मयूरी ने खुद को चाकू मारा, लेकिन दस्तानों के कारण चाकू पर मयूरी के फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे। और मयूरी ने पहले ही कैफे को खाली करवा लिया था। यानी पूरा दुनिया कृतिका ने ही हमला किया होगा। यह सब समझकर कृतिका ने चिल्लाकर कहा, मयूरी, तुम तो शैतान हो। तभी मयूरी जमीन पर गिरकर रेंगने लगी। उसने मदद के लिए चिल्लाने का नाटक करके कहा, बचाओ, बचाओ, ये औरत मुझे मार डालेगी। तभी पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया। हिलो मत, हाथ ऊपर। दो काली बंदूक कृतिका के सिर पर तन गई।
कृतिका ने पुलिस के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद को मारा है। पुलिस ने हथकड़ी पहना दी। मयूरी ने घाव पर हाथ रखे हुए कृतिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में विजय की मुस्कान। उसने कृतिका की तरफ देखकर कहा, कृतिका, मैंने कहा था ना, जेल ही तुम्हारी मंजिल है। घर पहुंचने के बाद डॉक्टर मयूरी के घाव पर पट्टी कर रहे थे। चंचल और दादी उसे घेर कर बैठी थी। चंचल रो रही थी। उसने मयूरी को डांट कर कहा, तुम वहां अकेले क्यों गई थी? अगर घाव गहरा होता तो? तभी चेतन, जो सब कुछ संभाल रहा था, उसने बीच में बोलकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैडम का घाव गहरा नहीं है, लेकिन इस जोखिम ने कृतिका को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तभी बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसी के साथ नौकरानी की आवाज आई, सर आप आ गए। यह सुनते ही मयूरी का दिल धक से रह गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां सिद्धार्थ खड़ा था। लंबा कद, भूरे रंग की ऊनी जैकेट, चेहरे पर यात्रा की थकान और हल्की दाढ़ी। वो बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान था। चंचल और चेतन समझ गए थे कि अब हस्बैंड वाइफ को एकांत चाहिए। वे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मयूरी शर्म और डर के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। सिद्धार्थ की निगाहें उस पर जमी थी, जिनमें नाराजगी, चिंता और बेइंतहा प्यार का मिश्रण था। वो मयूरी के पास आया। उसकी उपस्थिति से मयूरी को कमजोर करने के लिए काफी थी। मयूरी ने हिम्मत करके उसके जैकेट के बटन को छूकर पूछा, क्या हुआ, अभी आई हो और मुझसे नाराज हो? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, नाराज? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे बताओगी? मैं प्लेन से उतरा, खबर मिली कि मेरी वाइफ को चाकू लगा है। तुम्हें अंदाजा है कि मेरी क्या हालात हुई थी? आगे से मयूरी ने धीरे से जवाब देने की कोशिश करके कहा, वो तो बस। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाला और उसे अपनी ओर खींचा। दूसरे हाथ से उसने मयूरी के पिछवाड़े पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। मयूरी बिलबिला उठी। उसने कांप कर कहा, हो तुमने मुझे मारा क्यों? मुझे चोट लगी है और तुम मुझे मार रहे हो। सिद्धार्थ ने उसे और करीब खींच लिया, इतना करीब कि उनके सांसें मिल गई। उसने शरारत भरी आवाज में कहा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अपने दुश्मन को हराने के लिए खुद को चारा बनाना यह बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उसकी आवाज में दर्द था। मयूरी ने उसकी आंखों में अपनी परछाई देखी। वो सचमुच डरा हुआ था और ये देखकर मयूरी का दिल पिघल गया। उसने अपने दोनों हाथ सिद्धार्थ के गले में डाल दिए, पंजों के बल ऊंची उठी और कहा, मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। सिद्धार्थ का गुस्सा उसकी मासूमियत के सामने टिक नहीं सका। उसने झुककर उसके होठों पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो चुंबन कोमल नहीं था, इसमें 3 दिनों की दूरी, खोने का डर और अधिकार की भावना थी। मयूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मजबूत जैकेट को मुट्ठियों में भींच लिया। सिद्धार्थ की जेब ने उसके होठ को खोला और एक गहरी मादक खोज शुरू कर दी। मयूरी के पैर कांपने लगे। उसे लगा कि वो पिघल कर गिर जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ की मजबूत बाहों ने उसे थाम रखा था। उसने चुंबन तोड़कर भारी आवाज में पूछा, तुम्हारे कंधे में दर्द है? उसके होंठ अभी भी होठों को छू रहे थे। मयूरी ने मदहोश होकर कहा, अब नहीं। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया, बिस्तर की तरफ बढ़कर कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है और मुझे मुझे यकीन करना है कि तुम मेरी सुरक्षित बाहों में हो। उस रात विला के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के भीतर 2 दिल एक हो रहे थे। जहां अब कोई साजिश, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ प्रेम था। सिद्धार्थ बिस्तर पर बैठ गए और अपनी मजबूत बाह से मयूरी की पीठ को सहारा देकर अपने करीब खींच लिया। उसका दूसरा हाथ उसके गालों के पास बिखरे बालों में उलझा। उसने चुंबन को और गहरा कर दिया। 3-4 दिनों की दूरी के उनके बीच की तड़प को बेकाबू कर दिया था। सिद्धार्थ की गहरी मदहोश कर देने वाली आवाज तभी गूंजी, तुम खुद को खतरे में क्यों डालती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृतिका के आसपास रहना मुसीबत को न्योता देना है? मयूरी ने उसकी छाती पर उंगली फिराकर कहा, हाँ, लेकिन धर्मपाल के छोड़ने के बाद कृतिका कमजोर पड़ गई थी। मैं उसे संभलने का मौका नहीं दे सकती थी। मुझे उस परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकना था। सिद्धार्थ ने उसकी चमकती आंखों को चूमा और खिलखिलाकर हंसकर कहा, हो, खुद को जोखिम में डालने के अलावा मेरी छोटी पत्नी काफी समझदार है। शाबाश। तारीफ सुनकर मयूरी ने गर्व से सिर उठाया। तभी सिद्धार्थ ने 2 उंगलियों के बीच पकड़ा हुआ एक दस्तावेज उसे सौंप कर कहा, ये लो, तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। मयूरी ने एक्साइटमेंट में उसे खोला और उसकी आंखें फटी रह गई। ये खन्ना एंटरटेनमेंट ग्रुप के एक विदेशी डायरेक्टर के शेयरों का सिलेंडर कॉन्ट्रैक्ट था। उसने हैरान होकर कहा, सिद्धार्थ, ये तो कृतिका के पास था ना, ये तुम्हारे पास कैसे आया?
सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भरकर समझा कर कहा। कृतिका ने वो डॉक्यूमेंट गुंडों के जरिए डरा धमका कर हासिल किया था। मैंने जांच करवाई और उसे अमान्य घोषित करवा दिया। यह डॉक्यूमेंट उस विदेशी डायरेक्टर द्वारा खुद साइन किया गया है, पूरी तरह से लीगल है। अब तुम खन्ना एंटरटेनमेंट की मेन शेयर होल्डर हो। मैंने सुना है कि राहुल की माँ तुम्हें नीचा दिखाती है। अब तुम उनके सामने सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती हो। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल भर गया। उसे सत्ता या पैसे की चाह नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ का यह कहना है कि वो उसका सम्मान वापस दिलाना चाहता है, उसके दिल को छू गया। उसने मासूमियत से कहा, सिद्धार्थ ये बहुत महंगा होगा, और क्या तुम्हें मेरे राहुल से मिलने की कोई आपत्ति नहीं होगी? सिद्धार्थ ने उसके नाक को प्यार से दबाया। हाँ छोटे नादान, जब मेरा पूरा एम्पायर ही तुम्हारा है तो कंपनी की क्या बिसात। और मुझे आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे प्यार करती है। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्मा कर कहा, चूंकि तुमने दिया है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, थैंक यू। तभी सिद्धार्थ ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा, थैंक यू ये शब्द बेकार है। अगर सच में थैंक यू कहना है तो कहो, कुछ और कहो। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मयूरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि वो उससे प्यार करने लगी है, शायद बहुत पहले से। उसने अपनी झिझक छोड़ी और उसकी आंखों में देखकर कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने खुशी से हंसकर कहा, क्या कहा? जरा जोर से बोलो। मयूरी ने शर्मा कर कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो अब। मयूरी ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। उसने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी हथेली चूम ली। मयूरी को बिजली का झटका लगा। शर्म और मस्ती के मिश्रण में इस बार मयूरी ने सिद्धार्थ को एक हल्का थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने चेतावनी देकर कहा, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? आगे से सिद्धार्थ ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर कहा, मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, तुम बहुत कमजोर हो और ताकत लगाओ। तभी बाहर से आवाज आई, सिद्धार्थ, मयूरी, खाने का समय हो गया है। इसके साथ अचानक दरवाजा खुला और चंचल व कमलेश आंटी वहां खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मयूरी जो सिद्धार्थ के ऊपर बैठी थी, शर्म से जमीन में गिर जाना चाहती थी। चंचल और कमलेश आंटी के गाल लाल हो गए। तभी सिद्धार्थ ने स्थिति संभाली, मयूरी को सीधा किया और शांत भाव से कहा, माँ, हम बस मजाक कर रहे थे, चलिए खाना खाते हैं। खाने की मेज पर माहौल थोड़ा गंभीर था। चंचल ने नसीहत देना शुरू करके कहा, सिद्धार्थ, इसे ज्यादा लाड प्यार मत दो, एक वाइफ को थोड़ा सौम्य होना चाहिए। तभी मयूरी के गले में चावल अटक गई। वो खांसने लगी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई, उसे पानी पिलाया। चंचल ने देखा कि उसका दामाद उसकी बेटी का कितना ख्याल रख रहा है। इसके बाद सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर चंचल से कहा, माँ, मैंने शादी ही इसलिए की है ताकि इस पर प्यार लुटा सकूं। अगर मयूरी नखरे करती है तो मुझे पसंद है। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। उसने चुपके से टेबल के नीचे सिद्धार्थ को लात मारी, लेकिन उसने अजवाइन का टुकड़ा उसकी प्लेट में डाल दिया। तभी कमलेश आंटी ने उत्साह से कहा, जोड़ी कितनी प्यारी है। कल मैं यंग मास्टर के लिए सूप बनाऊंगी ताकि घर में जल्दी से पोता आ सके। ये सुनकर मयूरी फिर से खांसने लगी। उसने मन में कहा, सूप? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी की शर्मिंदगी का मजा लेकर कहा, माँ, अभी हम छोटे हैं, वैसे भी मैं आजकल स्टडी रूम में सोता हूँ। मयूरी मुझे अपने कमरे में आने ही नहीं देती, तो पोते में वक्त लगेगा। क्या? मयूरी ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी कितना बड़ा ड्रामेबाज है, उसने खुद को विक्टिम बना दिया। वहीं चंचल ने तुरंत मयूरी को डांट कर कहा, तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो मयूरी, और न विवाहिता होकर अलग कमरे में? सिद्धार्थ, आज रात तुम कमरे में सोओगे, मैं आकर चेक करूंगी। मयूरी गुस्से से उबलती हुई कमरे में लौटी। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, क्योंकि उसे माँ ने रिएक्शन का डर था। उसने बिस्तर पर तकियों का किला बना दिया और इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। देर रात सिद्धार्थ जब कमरे में आया तो मयूरी एक छोटी गेंद की तरह सिमटी सो रही थी। उसने बाहों में तकिया जकड़ रखा था। सिद्धार्थ ने धीरे से तकिया हटाने की कोशिश की तो मयूरी ने नींद में बड़बड़ाया, बुरे आदमी, मैं तुम्हें मारूंगी। उसकी यह बड़बड़ाहट सुनकर सिद्धार्थ हंसा। उसने झुककर उसके होठों के कोनों पर उस लार को एक नन्ही बूंद को देखा और प्यार से उसे चूम लिया। उसका एहसास होते ही मयूरी की नींद खुल गई। उसने आंख खोलकर कहा, ये तुमने क्या किया? सिद्धार्थ थोड़ा चेप गया। और वो इंसान को क्या बना देता है प्यार। वो बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया, लेकिन अगली सुबह जब मयूरी उठी तो देखा सिद्धार्थ सोफे पर सोया था। उसके मन में उसके लिए सम्मान और प्रेम और बढ़ गया था। इसके बाद मयूरी तैयार होकर सीधा खन्ना एंटरटेनमेंट ग्रुप पहुंची। राहुल के ऑफिस के बाहर कोहराम मचा था। कविशा
राहुल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, राहुल प्लीज मेरी माँ को बचा लो, उन्हें जमानत दिलवा दो, ये सब मयूरी की चाल है। तभी राहुल की माँ वनीता ने कविशा को झटक कर कहा, दूर रहो, तुम्हारी माँ एक मुजरिम है। इस शादी के पीछे शेयर ट्रांसफर का सौदा था जो अब कैंसिल हो चुका है। उस विदेशी डायरेक्टर ने हंगामा मचा रखा है कि तुम्हारी माँ ने उसे ब्लैकमेल किया। अब हम खुद मुसीबत में हैं, तुम्हारी मदद क्या करेंगे। तभी कविशा ने रोकर कहा, लेकिन मैं तो आपकी बहू हूं राहुल, मैंने 3 साल पहले तुम्हें तुम्हारी जान बचाई, उसका वास्ता है तुम्हें। उसकी बात सुनकर राहुल झुंझला गया। उसने झुंझला कर कहा, कविशा, उस एहसान की वजह से मैं अब तक चुप था, लेकिन तुम्हारी माँ के फर्जीवाड़े ने कंपनी को खतरे में डाल दिया। मेरी कंपनी मेरी प्रायोरिटी है। तभी धर्मपाल का जिक्र आया। कविशा ने रोकर कहा, राहुल प्लीज, पापा ने भी हाथ खड़े कर दिए। मयूरी ने दूर से तमाशा देखा। कृतिका ने 20 साल तक अपनी बेटी को बेसाखियों पर चलना सिखाया। आज वे बेसाखियां टूट चुकी थी। ऑफिस के अंदर बहस चल रही थी। तभी राहुल की नजर दरवाजे पर खड़ी मयूरी पर पड़ी। वो लाल शर्ट और काली पैंट में बहुत कॉन्फिडेंस से भरी लग रही थी। तभी वनीता का गुस्सा मयूरी को देखकर फूट पड़ा। उसने मयूरी पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम ही सारी फसाद की जड़ हो। मयूरी शांत रही। उसने कड़क आवाज में कहा, वनीता आंटी, तमीज से बात करें। यह एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, मछली बाजार नहीं। यहाँ ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वनीता ने और भी जोर से चिल्लाकर कहा, तुम हमें तमीज सिखाओगी? जब तुम मुसीबत में थी तब हमने तुम्हारी मदद नहीं की, उसका बदला ले रही हो तुम। आगे से मयूरी ने स्पाट लहजे में कहा, मैंने जो किया वो कर्मों का फल है। तभी कविशा भी जहर उगलने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी तुम बस एक अमीर आदमी के रखेल हो। किस बूढ़े रईस को फंसाया है तुमने? वनिता ने भी उसका साथ देकर कहा, बिल्कुल। गार्ड्स, इस औरत को धक्के देकर बाहर निकालो, ये हमारा ऑफिस है। गार्ड्स आगे बढ़े। तभी राहुल ने बीच बचाव की कोशिश करके कहा, मयूरी तुम चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम और अपमानित हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाल जारी थी। वो मयूरी को इस तरह नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ को भी नहीं रोक पा रहा था। तभी वनिता ने फिर से चिल्लाकर कहा, मयूरी निकल जाओ यहां से। तभी गलियारे से एक भारी आवाज गूंजी, रुको। डायरेक्टरों का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा। सबसे आगे वही विदेशी डायरेक्टर थे जिनके शेयरों को लेकर विवाद था। वे तेजी से आए और मयूरी के बगल में सम्मान से खड़े हो गए। उन्होंने राहुल और वनिता की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। खन्ना परिवार ने जो किया है उसका हिसाब होगा। और खबरदार, अगर किसी ने मिस मयूरी के साथ बदसलूकी की तो। वनिता और राहुल हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर, जो अभी उन पर मुकदमा करने वाला था, वो मयूरी का बचाव क्यों कर रहा है। तभी मयूरी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अपने पर्स से सिद्धार्थ द्वारा दिया गया वो इक्विटी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट निकाला और मेज पर पटक कर कहा, गार्ड्स को बुलाने की जरूरत नहीं वनिता आंटी, क्योंकि अब इस कंपनी की मालकिन मैं हूं। मयूरी की आवाज में एक विजेता की खनक थी। खन्ना एंटरटेनमेंट के गलियारों में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। डॉक्यूमेंट्स देखते ही वनिता ने अपना अहंकार काबू में किया। चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपका कर कहा, डायरेक्टर निक, इसका खन्ना परिवार से कोई लेना देना नहीं। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। ये कहकर उसने कविशा की तरफ उंगली उठाई और कहा, ये हमारे परिवार में घुसने के लिए पागल थी और इसलिए इसकी मां कृतिका ने आपको फंसाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया। उसकी बात सुनकर कविशा सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वनिता आंटी इतनी जल्दी उसे बलि का बकरा बना देगी। उसने पलटवार करके कहा, माँ, आप सारा दोष मुझ पर कैसे मर सकती हैं? अगर आपको शेयर सरेंडर कॉन्ट्रैक्ट का लालच नहीं होता तो क्या आप मेरी माँ से सब कहती? आप तो इस सौदे से सहमत थी। वनिता गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने दांत भींच कर कहा, तुम? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कविता सबके सामने उसकी पोल खोल देगी। मयूरी एक दर्शक की तरह तमाशा देख रही थी। यह लड़ाई कुत्तों की लड़ाई से बदतर थी। तभी राहुल ने दबी हुई दहाड़ के साथ उन्हें रोक कर कहा, बस करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तभी डायरेक्टर निक ने अपने जगह से हिलकर मयूरी के सामने सम्मानपूर्वक झुककर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाकर कहा, मश मयूरी, ये मेरा शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। अब से आप खन्ना एंटरटेनमेंट ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं। मेरे साथी शेयर होल्डर भी अब आपको ही फॉलो करेंगे। आगे से मयूरी ने शालीनता से उसको एक्सेप्ट करके कहा, थैंक यू डायरेक्टर निक। इसी के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा पत्थर सा हो गया।
जबकि वनिता और कविशा की आंखें अविश्वास से फटी रह गई। वनिता ने हकला कर कहा, मयूरी, मयूरी तुम? आगे से मयूरी ने इत्मीनान से कहा, क्या हुआ वनिता आंटी, आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? लेकिन हाँ, डायरेक्टर निक ने अपने शेयर मुझे सरेंडर कर दिए, इसलिए मैं आज यहाँ का शेयर होल्डर की मीटिंग में शामिल होने आई हूँ। तभी वनिता ने अविश्वसनीय और हैरानी भरी आंखों से उसे पूछा, लेकिन कैसे? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मयूरी ने अपनी पलकें झपकाई और गर्व से कहा, जैसा कविशा कहती है, मैं एक अमीर आदमी के सहारे जीती हूँ। लेकिन वनिता आंटी, वो आदमी राहुल से कहीं बेहतर है। उसने ये कंपनी मुझे तोहफे में दी है। उसकी बात सुनकर वनिता लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। जिस लड़की को उसने 3 साल पहले पैरों की धूल समझा, आज वो उससे भी अमीर बन गई। इस सब ड्रामे के बाद सेक्रेटरी ने मीटिंग की फाइल आगे बढ़ाई, लेकिन मयूरी ने उसे इग्नोर कर दिया। उसे राहुल की आंखों में देखकर अनाउंस करके कहा, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज की शेयर धारकों की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। राहुल ने दांत पीस कर पूछा, क्यों? आगे से मयूरी ने बिना किसी भाव के कहा, सीओ राहुल, आप ये पूछने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? पिछले 3 महीनों में आपके पर्सनल विवादों और स्कैंडल की वजह से शेयर की कीमत 15% गिर गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप योग्य नहीं है तो पद छोड़ दें। मयूरी की आवाज में एक ठंडी दहाड़ थी। अपमान का घूंट पीकर राहुल चुप हो गया। इसके बाद मयूरी मुड़ी और जाने लगी। शेयर होल्डर भी उसके पीछे हो लिए। वो ये देखकर वनिता घबरा गई। वो दौड़कर मयूरी के पास गई और उसकी आस्तीन पकड़ ली। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, हे मयूरी, चलो बैठकर बात करते हैं। मैं तो हमेशा से तुम्हें अपनी इकलौती बहू मानती आई हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी खिलखिलाकर हंसी और झटके से अपनी आस्तीन छुड़वा ली। तभी राहुल ने अपनी माँ को खींचकर कहा, माँ बस भी करो। मयूरी की आंखों में तैरता तिरस्कार उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कविशा भी मौका देकर वनिता के पास आई। माँ, आप मयूरी से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ। तभी गुस्से से भरी वनिता ने कविशा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर राहुल की शादी मयूरी से हो जाती तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कविशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बेहोश होकर गिर गई। राहुल ने तुरंत उसे गिरते हुए थाम लिया और चिल्लाकर कहा, कविशा, कविशा, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और कविशा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर खबर देकर कहा, बधाई हो, पेशेंट 40 दिन की प्रेग्नेंट है। घबराने की कोई बात नहीं, सब सही है। माँ और बच्चा हेल्दी है। ये बेहोशी तो तनाव के कारण आई थी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल हैरान रह गया। उसने कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसके नशे की हालात में हुई गलतियों का परिणाम ये उसके सामने था। वहीं होश में आते ही कविशा ने खुशी से राहुल को गले लगाकर कहा, राहुल, ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी। उसकी बात सुनकर राहुल का शरीर अकड़ गया। तभी कविशा ने उम्मीद भरी नजरों से वनिता की तरफ देखकर कहा, माँ, मैं आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ, खन्ना परिवार का वारिस। वनिता को कविशा से नफरत थी, लेकिन वारिस वारिस उन्हें चाहिए था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मेरे पोते को जन्म दो। तभी कविशा ने मौका देखकर कहा, माँ, बच्चा अपनी नानी के बिना कैसे रहेगा? क्या आप मेरी माँ को जेल से छुड़वा सकती हैं? दरवाजे पर खड़ी मयूरी ने सुना और तिरस्कार से हंस पड़ी। ये देखकर वनिता आंटी का पारा चढ़ गया। उसने कविशा की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम क्या समझती हो? राहुल के बच्चे की माँ बनकर तुम खन्ना परिवार की मार्किल बन जाओगी? हमारे खानदान में बच्चे पैदा करने वाली कुलीन औरतों की कमी नहीं है। तुम जैसी अंडा देने वाली मुर्गियां बहुत मिल जाएंगी। अगर बच्चे के लिए न्याय होता तो मैं तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को बचाऊं? ये कहते हुए वनिता ने अपना बैग उठाया और जाते जाते मयूरी को देखकर मीठी मुस्कान देकर पूछा, मयूरी, क्या तुम रात के खाने पर आओगी? आगे से मयूरी ने स्पाट जवाब देकर कहा, मैं बिजी हूं अभी। अब वनिता के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप चली गई। वही वनिता के जाने के बाद कविशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने राहुल की तरफ देखकर मासूम बनकर कहा, राहुल, माँ ने मुझे डांटा, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? राहुल ने उसे खुद से अलग किया। वो थका हुआ लग रहा था। तभी मयूरी ने दरवाजे से कहा, कविशा, जिस चीज के लिए तुमने राहुल की माँ से सौदेबाजी की, वो तुम्हें नहीं मिला। न शादी न सम्मान। तुम किस बात से खुश हो? आगे से कविशा ने दांत पीस कर कहा, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मुझे मेरा हक मिल जाएगा। तभी मयूरी ने कड़वा सच बोलकर कहा,
राहुल की माँ ने साफ कहा है कि उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए, तुम नहीं। तभी कविशा ने फिर से नाटक शुरू करके कहा, ओह मेरे पेट में दर्द हो रहा है राहुल, दीदी मुझे भड़का रही हैं। उसकी हालात देखकर राहुल ने मयूरी को जाने का इशारा किया। तभी मयूरी ने जाकर राहुल से कहा, सीओ राहुल, आप जीवन भर एक औरत के झूठ में फंसे रहे, अब एक और मासूम को इस गंदगी में ला रहे हैं। भगवान ही मालिक है। मयूरी के जाने के बाद राहुल ने कविशा से साफ साफ कहा, कविशा ये हमारा बच्चा है, इसलिए इसका ख्याल रखो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकता, नहीं अभी तुमसे शादी कर सकता हूँ, इसलिए और कोई नाटक मत करना। उसकी बात सुनकर कविशा का दिल डूब गया। उसका आखिरी पत्ता भी बेकार हो गया। सबूत ठोस थे। कृतिका को अटेम्प्ट टू मर्डर और धोखाधड़ी के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उधर जेल के बाहर कृतिका को पुलिस वैन में लेकर जाया गया। वो बूढ़ी और हताश लग रही थी। मयूरी उसके पास आई। उसने कृतिका के पास जाकर कहा, कृतिका आंटी, क्या आपने सोचा था कि आपका अंत जेल में होगा? कृतिका ने चारों तरफ देखकर कहा, धर्मपाल नहीं आए? उसकी बात सुनकर मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, वो नहीं आएंगे, उनके लिए तुम एक पछतावा हो, लेकिन देखो तुम्हें विदा कौन करने आया है। यह कहकर उसने एक दिशा में इशारा किया। तभी सामने एक आलीशान गाड़ी की खिड़की नीचे हुई। अंदर दादी बैठी थी, हाथ में लॉलीपॉप लिए। चंचल उन्हें समझा रही थी, माँ ज्यादा मीठा दांतों के लिए खराब है। लेकिन आगे से दादी ने बच्चों की तरह जिद करके कहा, मुझे खाना है, मुझे खाना है। फिर लॉलीपॉप चूस कर कृतिका की तरफ देखा और 2 बार हंसी। उस हंसी ने कृतिका को तोड़ दिया। वो चिल्लाई, मयूरी, ये बुढ़िया अभी भी पागल है, तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन वो मयूरी का गला घोटने के लिए लपकी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कृतिका रोते हुए चिल्लाकर बोली, मैं बुद्धिमान और सुंदर थी, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हारी माँ एक अनाथ है, उसे सब कुछ मिला क्यों? आगे से मयूरी ने करुणा और कठोरता के साथ कहा, क्योंकि मेरी माँ का दिल साफ है। तुमने लालच का रास्ता चुना, कृतिका आंटी, और मेरी माँ ने सच कहा। ये तुम्हारा अंत है। इसके बाद पुलिस कृतिका को घसीट कर अंदर ले गई। तभी एक और आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकी। उसे सिद्धार्थ बाहर निकला। मयूरी ने कृतिका को आखिरी बार देखा और मुड़कर सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया। इस ढलती धूप में बुराई का अंत और प्रेम की नई शुरुआत हुई। वहीं मयूरी की फिल्म विंड एंड डस्ट ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। मयूरी अब इंडिया की टॉप एक्ट्रेस थी। आईफा अवार्ड्स की रात रेड कॉर्पेट पर सितारों का मेला लगा था। मयूरी एक हल्के पर्पल रंग की फिशटेल गाउन में गाड़ी से उतरी। उसकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी एक और लिमोजिन रुकी। निया एक सफेद परी जैसी ड्रेस में बाहर आई। निया ने मयूरी को देखकर आवाज लगाकर उसके पास आकर कहा, मयूरी, मैंने सुना है कि तुम बेस्ट एक्ट्रेस की दौड़ में सबसे आगे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। निया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। लेकिन अब ये देखना था कि निया उसे हरा पाएगी या फिर जीत जाएगी। क्या वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी में। दोस्तों, जिद्दी बिलियनर कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।